गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैं तुमको सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं, ये मैं मान के चल रहा हूं। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी अजम्पशन गलत तो नहीं है? आवाज आ रही होगी ना मेरी? दिखाई भी दे रहा हूंगा। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। राम राम भाई, राम राम। और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर बात करी थी, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर nth टर्म और सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ n टर्म्स, ये हमने बात करी थी। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक मीन पर। अरिथमेटिक मीन पर आओ जरा। अरिथमेटिक मीन, जिसको शॉर्ट के अंदर एम भी बोलते हैं। एम मतलब अरिथमेटिक मीन। ओके, तो चलो पहले डिफाइन करते हैं। पहली बात, अरिथमेटिक मीन ऑफ two numbers, let's say A and C। इसका मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स A and C, इसका मतलब यह होता है इफ B be arithmetic mean of A and C, then A, B, C are in arithmetic progression। किसी नंबर को दो नंबर का अरिथमेटिक मीन कब बोलते हैं? जब वो नंबर उन दोनों के बीच में रख दिया जाए। उन दोनों के बीच में रख दिया जाए तो एबीसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए, तो हम बी को ए एन सी का अरिथमेटिक मीन बोलते हैं कि एबीसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बने। ठीक है, जैसे अगर आप मुझसे बोलोगे कि भाई 3 and 5 का अरिथमेटिक मीन क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा कि यार 3 और 5 के बीच में कोई ऐसा नंबर रखो कि वो रखने से ये 3 टर्म की एपी नजर आए, तो तुम 4 रख दोगे, है ना? ओके, अच्छा, तो अगर एबीसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है तो हमें तो बताया गया है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस बी माइनस ए मस्ट बी इक्वल्स टू सी माइनस बी, तभी हम बोलते हैं एपी। तो बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी, एंड दिस इंप्लाइज b is equals to a plus c by 2। हमें ये याद रखना है, जो बॉक्स में रख दो उसको याद रखना है कि b is a plus c by 2, है ना? तो ये तो पहली बात हो गई कि दो नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होगा। अब दूसरी बात समझो। अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स, कि n नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? 2 से ज्यादा हो गए तो क्या करोगे? करेंगे तो वही
इफ A1, A2, A3, A4, AN are numbers, then their arithmetic mean AM, अब मैं AM यूज कर रहा हूं, then their arithmetic mean is sum of all the numbers divided by number of numbers, मतलब n, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज सिग्मा आई 1 से n तक वेरी कर रहा है अपॉन n। तो ये n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन हो गया। ठीक है, जैसे अगर आप कहोगे कि भाई अल्फा बीटा एंड गामा, इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो दिस विल बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3, 3 नंबर थे। अगर आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा ले लोगे, इनका अरिथमेटिक मीन पूछोगे, तो मैं कहूंगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दो। 3 थे तो 3 से डिवाइड किया। ठीक है, मल्टीपल नंबर के केस में भी मैंने बता दिया। तो दो चीजें समझ में आ गई होंगी कि 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन, बात तो वही है, ये 2 पे भी लागू होता है। और n नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो n नंबर का अरिथमेटिक मीन आपको बता दिया। और अब है तीसरी बात। तीसरी बात क्या है, टू इंसर्ट n arithmetic means between two numbers A and B. To insert n arithmetic mean between two numbers A and B. हाँ, एवरेज ही होता है, अरिथमेटिक मीन इज एवरेज ओनली। हाँ, अरिथमेटिक मीन और एवरेज में कोई अंतर नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल लाइव कर सकते हो भाई, किसी भी चैप्टर से लाइव करो। पहले तो इसका मतलब समझो, ये कह रहे हैं कि ए एंड बी के बीच में इंसर्ट करने एन अरिथमेटिक मीन्स, ए एंड बी के बीच में इंसर्ट करने एन अरिथमेटिक मीन। पहले तो इसका मतलब समझो। इफ A1, A2, A3, AN are n arithmetic means between A and B, this implies, अब इसका मतलब क्या है। बहुत बढ़िया भाई, तुमने क्वाड्रेटिक के क्लास टेस्ट के अंदर पूरे में से पूरा स्कोर किया है, तो इट्स वेरी गुड, कीप इट अप। अब इसका मतलब समझो कि A1, A2, A3 एंड AN, ये अगर n अरिथमेटिक मीन है 2 नंबर के बीच में, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है A1, A2, A3 एंड गोज ऑन AN, लास्ट में B। A एंड B के बीच में ये सारे इसी क्रम के अंदर इज एन AP। इसका मतलब यह हुआ कि A से लेकर B के बीच में अगर मैं A1, A2, AN रख दूं, ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर आपकी AP बनाते हैं। तो हम बोलते हैं कि ये A1, A2, A3, AN, ये n अरिथमेटिक मीन है, इनके बीच में AP बननी चाहिए। ठीक है, बात समझ लीजिएगा कि n अरिथमेटिक मीन 2 नंबर के बीच में इंसर्ट करने का मतलब क्या है, उन 2 नंबर के बीच में A एंड B के बीच में n क्वांटिटीज को ऐसे लिखना कि ये पूरी की पूरी मेरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए। ठीक है, अब देखो, अब सपोज करो कि मैं मान लेता हूं, लेट द कॉमन डिफरेंस इज D। मान लिया मैंने कि इनका कॉमन डिफरेंस D है। ठीक है,
अब डी है तो बी जो है, बी कौन सा टर्म है? बी इज n प्लस टूवेथ टर्म, बी इज n प्लस टूवेथ टर्म, है ना, क्योंकि n तो आपने ये इंसर्ट किए, पहला ये था, तो b कौन सा हुआ? n प्लस टूवेथ टर्म। ओके, अब n प्लस टूवेथ टर्म क्या होगा सर? ये होगा b, और फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस n प्लस टू माइनस वन इंटू डी। सर ये होगा, आपने n की जगह पे n प्लस टू लगा दिया क्योंकि b n प्लस टू टर्म था। ओके, तो हमारा b क्या आ गया? इट इज a प्लस n प्लस वन इंटू डी, n प्लस वन इंटू डी। तो यहां से मेरा d पता लग गया कि d कितना हो गया सर? a को इधर ले जाओ और n प्लस वन से डिवाइड कर दो, तो d इज इक्वल्स टू b माइनस ए अपॉन n प्लस वन। तुम मुझे d a और b तो दोगे ही, है ना, तो b माइनस ए और कितने मीन इंसर्ट करने हैं वो n भी दोगे कि 10 मीन इंसर्ट करो, 15 मीन इंसर्ट करो, तो मैं n प्लस वन से डिवाइड करके उस AP का कॉमन डिफरेंस d फाइंड कर लूंगा। और जैसे d फाइंड हुआ तो फर्स्ट मीन अरिथमेटिक मीन क्या होगा? फर्स्ट अरिथमेटिक मीन इसके अंदर दूसरी टर्म है, तो a1 क्या होगा? पहली टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, a प्लस डी हो जाएगा, है ना। गिन लो, ये पहली टर्म है और ये यहां से लेकर यहां तक n टर्म्स हैं और ये लास्ट वाली टर्म है, तो टोटल कितने हुए? n प्लस टू हुए ना। गिन लो, n प्लस टू हुए नहीं क्या? तुम्हारे और मेरे बीच में अगर 10 लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं पहला हूं और तुम्हारे और मेरे बीच में 10 लोग हैं, तो तुम कौन से नंबर पर बैठे हो? 12वें नंबर पर बैठे हो या नहीं बैठे हो? है ना, 12वें नंबर पर बैठे हो या नहीं बैठे हो? बताओ। मैं पहला हूं और तुम लास्ट में हो और हमारे बीच में 10 लोग बैठे हुए हैं, तो तुम कौन से नंबर पर बैठे हो? 12वें नंबर पे, तो n प्लस टू हुआ ना, सही है ना, n प्लस टू हुआ। ओके, तो n प्लस टू हो गया, ठीक है ना। मैं पहला हूं और तुम लास्ट में बैठे हुए हो और हमारे बीच में 10 लोग और हैं, तो कितना हुआ? तुम 12वें नंबर पे हुए ना, तो n प्लस टू हुआ ना। जैसे मैं बैठा हुआ हूं, तुम लास्ट में बैठे हुए हो, हमारे बीच में 25 लोग बैठे हुए हैं, तो तुम कौन से नंबर पर बैठे हो? 27वें नंबर पर बैठा हूं सर मैं, है ना। हम मेरे और तुम्हारे बीच में 18 लोग बैठे हुए हैं, तो तुम कौन से नंबर पर बैठे हो? 20वें पे बैठा हूं सर मैं। ओके, तो A1 जो है A प्लस डी है। A1 क्यों A प्लस डी है? क्योंकि सर ये दूसरा टर्म है, इस AP का ये दूसरा टर्म है। A2 क्या होगा सर? ये A प्लस टू डी होगा क्योंकि ये इस AP का तीसरा टर्म है, तीसरा है इसलिए A प्लस टू डी। अब इसी तरीके से AN क्या होगा सर? ये A प्लस एन डी होगा, दिख रहा है सर, है ना। पहला टर्म A1 इज दूसरा टर्म, A2 इज तीसरा टर्म, AN इज n प्लस वन टर्म, ठीक है। नहीं, सरकाज़्म मुझे आता ही नहीं है, मैं बच्चों को बच्चों के हिसाब से समझाता हूं, एंड आई एम वन ऑफ यू ओनली, ठीक है ना। कई बच्चों को हो सकता है n प्लस टू नहीं समझ में आया, इसमें सरकाज़्म की क्या बात। n का मतलब है n अरिथमेटिक मीन बिठाना, ठीक है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि
एन अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करने का मतलब क्या है ना? एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई बोले कि दो नंबर के बीच में 20 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो, तो तुमको 22 टर्म की एक एपी बनानी है, इन दोनों नंबर के बीच में 20 टर्म लिखनी है। ठीक है, आओ जरा। अच्छा, अभी एक चीज और देखो कि आपने बताया A1 जो है वो A प्लस डी होगा, A2 A प्लस 2D होगा, A3 A प्लस 3D होगा, एंड AN A प्लस ND होगा। यह आपने बताया। ठीक है, अब मैं इन सब को जोड़ देता हूं, सारे अरिथमेटिक मीन को सबको जोड़ देता हूं, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, इनको जोड़ दिया। तो इनको जोड़ोगे ए कितनी बार है? N बार है, तो ये कितना हो गया? N टाइम A, है ना? N टाइम A। फिर इनको जोड़ा, सर D तो कॉमन आ जाएगा, और ये तो नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू N। ठीक है ना, मैं इनको ऐड कर रहा हूं। सो दिस इज N टाइम A प्लस D। अब इसको सम करना है। अब मैं कह रहा हूं कि ये एक AP है, और इस AP के अंदर पहला टर्म 1 है, लास्ट वाला टर्म N है, और नंबर ऑफ टर्म्स भी N है, तो इट विल बी N/2, पहला टर्म 1, लास्ट वाला टर्म N। ठीक है, पहला टर्म 1, लास्ट वाला टर्म N, तो इट इज 1 प्लस N, और नंबर ऑफ टर्म्स N है, तो N/2, राइट? नाउ सी, अच्छा D हमने क्या निकाला था? D हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, B माइनस A अपॉन N प्लस 1, ये निकाला हुआ है। तो D की वैल्यू रख दें, NA प्लस N/2 N प्लस 1। अब D की वैल्यू रख रहा हूं, ये D की वैल्यू है B माइनस A अपॉन N प्लस 1, तो इट इज B माइनस A अपॉन N प्लस 1। ठीक है, तो जो मैंने राइट साइड के अंदर सम लिखा था, उसके अंदर मैंने D को B माइनस A अपॉन N प्लस 1 लिख दिया, तो ये N प्लस 1 खत्म हो गया। तो हमारा सिग्मा AI कितना आया? I1 से N तक। शॉर्ट के अंदर लिख रहा हूं, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN को मैं सिग्मा AI लिख रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर क्या बना? दिस इज NA, ये तो सर NA बना, यहां पर B माइनस A/2 N, तो इट इज प्लस N/2 B माइनस A बना, ये बना सर। ओके, इसमें से N कॉमन निकाल लूं, N कॉमन निकाला तो इट इज A प्लस B माइनस A/2। सो दिस इज N, एलसीएम आया 2A प्लस B माइनस A, तो इट कम्स आउट N A प्लस B/2। ये याद रख लेना कि सब अरिथमेटिक मीन का जो सम होता है दैट इज N टाइम A प्लस B/2 बनता है, N टाइम A प्लस B/2 बनता है। ओके, आओ जरा, अब इन पे कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे। चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं।
पहला सवाल, if 101 means are inserted between 1 and 99, then find their sum. Then find their sum. हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट ओम जी सिर्फ अरिथमेटिक मीन्स, सारे जितने अरिथमेटिक मीन्स है ना उनका सम बताया है। 101 मीन 1 एंड 99 के बीच में इंसर्ट किए जाएं तो उन सब का सम क्या होगा? उन सब का सम क्या होगा? मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A101, इन सब का सम क्या होगा? तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है? N101 A प्लस B 1 एंड 99 बाई 2। ठीक है, so this is 101 into 100 by 2, that is 50, so it is 5050, ये उनका सम हो जाएगा। फार्मूला कितना काम आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 5050 इज करेक्ट आंसर। Second question. Insert 20 arithmetic means between 4 and 67. Insert 20 arithmetic means between 4 and 67. अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि 4 एंड 67 इनके बीच में आपको 20 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने, 20 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने। ओके, अब तुम कहोगे कि सर मुझे मालूम है जो ये लिखेंगे ना तो ये बाय डेफिनेशन ये एपी बनती है, हमें वो मीन्स निकालने हैं। तो हमें तो मालूम है कि सर कॉमन डिफरेंस जो होगा इस एपी का, कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी दैट इज डी इज इक्वल्स टू बाय फॉर्मूला इट इज बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, b minus a upon n plus 1, तो that is b is 67 minus 4 upon 20 plus 1, so 63 upon 21, that is 3। तो वो जो कॉमन डिफरेंस था वो 3 आ गया। अब तुम कह सकते हो कि सर देखो ये 4 तो है ही, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 7, आगे वाला 10, आगे वाला समझ रहे हो ना, 3 ऐड करते जाओ, 13 16 19, बस ज्यादा नहीं लिखने, इससे पहले 64 फिर 67, तो ये आपके 20 अरिथमेटिक मीन आपने इंसर्ट कर दिए। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। हमको डी पता लग जाए बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 से, तो हम कितने भी अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। इफ पी अरिथमेटिक मीन्स, if P arithmetic means A1, A2, A3, AP,
are inserted between 5 and 41, between 5 and 41, so that the ratio A3 upon AP minus 1 is equals to 2 by 5. Then find the value of P. Find the value of P. ट्राई करो इसको. लिमिटेड का मतलब अगर अंशुमन फाइनाइट नंबर से है तो ऑफकोर्स दो क्वांटिटी के बीच में फाइनाइट नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स होते हैं. थैंक यू. तुमको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो ये आपकी अच्छाई है, क्योंकि मैं तुम लोगों से प्यार करता हूं. मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग आईआईटी के अंदर जाओ, अपना अपना अच्छा जीवन बनाओ. बस टीचर को वही प्रेरित करता है कि सब बच्चे आगे बढ़ें, खूब मेहनत करें. तो तुम समझ पा रहे हो ना कि क्या हुआ कि 5 and 41 के बीच में ये P अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं. मतलब ऐसा कुछ 5, A1, A2, A3, AP एंड 41 ये किया है. और तुमको क्या कहा? A3 अपॉन AP माइनस 1. अच्छा, तुम क्या कहोगे कि सर मैं जानता हूं, एक फॉर्मूला मैं जानता हूं, है ना. फॉर्मूला क्या है? D. D इज B माइनस A 41 माइनस 5 अपॉन कितने मीन इंसर्ट किए सर? P. तो यहां पर क्या आएगा? P प्लस 1. यहां पर P प्लस 1 आएगा. ठीक है. सो दिस इज 36 अपॉन P प्लस 1. ये बात तो मुझे समझ में आ गई. ठीक है ना कि 36 अपॉन P प्लस 1 होगा. ठीक है. अब जो दिया हुआ है वहां पर हम बात करते हैं. अब A3 क्या हुआ सर? A3 तो थर्ड मीन हुआ ना. तो सर A3 तो जो होगा दैट विल बी, पहली टर्म है 5 प्लस 3D होगा सर. 5 प्लस 3D होगा. सही है ना. ये 5 प्लस D, ये 5 प्लस 2D और A3 कितना? 5 प्लस 3D. ओके, तो 5 प्लस 3D होगा सर. ठीक बात है. अच्छा, अब जरा AP माइनस 1 पर बात करें. तो AP माइनस 1 यहां पर आया ना. AP माइनस 1 यहां पर आया ना. तो तुम इधर से भी जा सकते हो, तुम इधर से भी आ सकते हो. अगर आप इधर से आओगे तो तुम क्या बोलोगे? AP माइनस 1 क्या हुआ? अगर यहां से गए तो तुम AP माइनस 1 को क्या बोलोगे? सर ये जो है ना 41 माइनस 2D हो गया सर. 41 माइनस 2D हो गया इधर. सॉरी, हाँ ठीक है ना, 41 ही तो है. 41 माइनस 2D, क्योंकि AP क्या होगा सर? 41 माइनस D होगा. तो फिर AP माइनस 1 क्या हुआ? 41 माइनस 2D. इधर से गए तो A1 क्या हुआ? 5 प्लस D हुआ सर. A2 क्या हुआ? 5 प्लस 2D हुआ सर. A3 5 प्लस 3D. समझ रहे हो ना? कैसे भी करो. तो इट इज 41 माइनस 2D. मैंने D में ही ले आया सब. तो 41 माइनस 2D इज इक्वल्स टू 2/5. तो ये रिलेशन मुझे मिल गया. अब मैं यहां से D निकाल लेता हूं.
तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25 प्लस 15d इज इक्वल्स टू 82 माइनस 4d। ये बन गया सर। ओके तो भाई कितना बन गया? 19d 82 माइनस 25, तो 12 में से 5 गया 7, 7 में से 2 गया 5, तो 19d इज इक्वल्स टू 57। तो d कितना आ गया? 3 आ गया सर। तो ठीक है, d 3 आ गया, लेके आ जाओ यहां पर, यहां लगाओ 3, क्योंकि हमें तो p निकालना है ना। तो 3 इज इक्वल्स टू 36 अपॉन p प्लस 1, ये कट गया 12, तो p प्लस 1 कितना आ गया? 12। सो दिस इंप्लाइज p इज इक्वल्स टू 11। ओके, तो p इज इक्वल्स टू 11 आ गया। तो हम एक बार जब d को 3 निकाल लेते हैं, तो d की ये वैल्यू 3 यहां पर रखकर 3 इज इक्वल्स टू 36 अपॉन p प्लस 1 से p को फाइंड किया जा सकता है। हाँ वेरी गुड, p इज इक्वल्स टू 11। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आसान सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ log 2 base 3 log 2 raised to x minus 5 base 3 and log 2 raised to x minus 7 by 2 base 3 are in AP, determine x, determine x। कोई बात नहीं, थर्ड लास्ट स्टेप तक तो आए, उसके बाद में सॉल्यूशन देख लो। यही तो अंशुमान ब्यूटी है मैथ्स की, छोटी छोटी चीजें कैसे कैसे कनेक्ट होती हैं। अब आप कहोगे कि भाई 3 टर्म एपी के अंदर हैं, तो मुझे तो यह बताया गया है कि 2 कंसेक्टिव टर्म का जो डिफरेंस होता है, दूसरी में से पहली टर्म को घटा दिया, इज इक्वल्स टू तीसरी में से दूसरी को घटाया। ये जो डिफरेंस है ये बराबर रहते हैं, तभी हम बोलते हैं वो एपी के अंदर है। तो उसको उधर ले आओ, ये डबल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ लॉग बेस 3 2 रेज टू x माइनस 1, इसको उधर शिफ्ट कर दो, log 3 बेस, ये क्या हुआ? 2 बेस 3 है यहां पर, इट इज log 2 बेस 3, दिस इज log 2 बेस 3 प्लस log 2 रेज टू x माइनस 7 बाई 2 बेस 3। ये आ गया सर। इसको तो मैं जानता हूं, log m प्लस log n, ये हो गया log mn, तो 2 इंटू 2 रेज टू x माइनस 7 बाई 2। अब जब यहां पर log बेस 3 आ गया, तो यहां पे भी इस 2 को इसके ऊपर ले जाओ और ये लिख दो 2 रेज टू x माइनस 5 का स्क्वायर। अब 2 log बराबर दे रखे हैं, तो नंबर बराबर होंगे, ये चीज इसके बराबर हो जाएगी। तो इट इज 2 रेज टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 रेज टू x माइनस 7। ये आ गया, यहां तक पहुंच गए हम, है ना।
आओ जरा अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें? सर ये तो 2 को t मानने से बन जाएगा, तो मान लेते हैं 2 इज t, तो दिस इज t-5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2t-7। t-5 के स्क्वायर को ओपन कर दो, तो इट इज t स्क्वायर्ड माइनस 10t प्लस 25 इज इक्वल्स टू 2t-7। आगे बढ़े, इट इज टी स्क्वायर माइनस 12t, इधर 2t आ गया ना तो 12t हो गया, इधर ले आओ 25 में से 7 ऐड हो गए तो इट इज 32, यहां तक पहुंच गए। तो 8 और 4 मुझे दिखाई दे गया, तो t-8 एंड t-4 इज इक्वल्स टू 0। तो एक तो पॉसिबिलिटी है t इक्वल्स टू 8 की, एक पॉसिबिलिटी है t इक्वल्स टू 4 की। t मुझे तो x में इंटरेस्ट है ना, तो मैंने 2x इक्वल्स टू 8 लिखा और इसको 2 क्यूब लिख दिया। तो एक पॉसिबिलिटी आई मेरे पास x इक्वल्स टू 3 की, और यहां पर 2x को 4 को 2 स्क्वायर लिख के x को 2 लिख दिया, और एक पॉसिबिलिटी आई मेरे पास में x बराबर 2 की। लेकिन तुम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सर देखो अगर x आपने 2 ले लिया ना, तो ये वाली लॉग की टर्म देखो, x को 2 रखो सर, ये 4-5 यानी नेगेटिव बन जाएगा। लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर डिफाइन नहीं होता, तो आपको इस 2 को रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा कि लॉग के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ गई, डिफाइन नहीं हो रही। ओके, अब x को 3 में कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो खैर वैसे डिफाइन है ही, और x को 3 रखता हूं तो 2 क्यूब बनता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। 8 माइनस है सर, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज द ओनली आंसर। तो जो 2 और 3 आंसर दे रहे थे उनको जवाब मिल गया होगा कि 2 रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि 2 बीच वाली टर्म को लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर दे देता है, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर डिफाइन नहीं है। नहीं, सेट्स अभी नहीं हुआ, सेट्स बाद में होगा, लास्ट में होगा। कितना 4? नेक्स्ट क्वेश्चन, find the condition that the roots of the equation x cube minus px squared plus qx minus r equals to 0 may be in AP, may be in AP. फाइंड द कंडीशन का मतलब होता है कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशन इस्टैब्लिश करना। फाइंड द कंडीशन का मतलब हुआ इसके अंदर जो कांस्टेंट है ना P, Q एंड R, इनके बीच में क्या रिलेशन हो, सो दैट इस इक्वेशन के जो 3 रूट्स आते हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो। एडवांस वाले PYQs भी कर ले मनस, धीरे धीरे संकेत बनने लग जाएंगे। क्लास के अंदर अगर कंसेप्ट समझ में आने लग गए ना तो धीरे धीरे सवाल बनने लग जाएंगे। बस लगे रहना, छोड़ना नहीं है बस।
हाँ बिल्कुल ठीक बात। सबसे पहला थॉट तो आ गया कि सर आपने बताया है हमें कि जब भी कभी तीन क्वांटिटीज को एपी में कंसीडर करना हो, अभी रूट को लेना है ना, तो रूट को आप ले लीजिए ए माइनस डी, ए प्लस डी। ये मैंने बताया था कि कभी भी तीन क्वांटिटीज को अगर एपी के अंदर लेना हो तो आप ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी ले सकते हैं। अल्फा बीटा गामा लेने के बजाय ये कर लो ना, ज्यादा अच्छा है। ए माइनस डी, ए प्लस डी, है ना। अच्छा, इसमें फायदा क्या होगा सर? फायदा देखते हैं। सम ऑफ द रूट्स क्या आया? सम ऑफ द रूट्स सर जो आपने लिए हैं इनको जोड़ोगे तो आपके पास में 3a आएगा। सम ऑफ द रूट्स 3a आया। अच्छा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन को याद करो कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर सम ऑफ द रूट्स क्या आते हैं सर? वो आता है माइनस ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर्ड है ना, ये एक्स स्क्वायर्ड है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर्ड का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट। सर ये तो 1 है, ठीक है। ओके, सो दिस इंप्लाइज 3a इज इक्वल्स टू p। तो यहां तक हम पहुंच गए। वेरी गुड, शाबाश। तो यहां तक पहुंच गए कि 3a इक्वल्स टू p है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि सर फिर तो a जो है वो p/3 के बराबर आ गया। a इज p/3, है ना, a इज p/3। पर सर आपने जो 3 रूट माने हैं उसमें तो ए भी एक रूट है सर, ए भी एक रूट है। तो ए अगर इस इक्वेशन का रूट है तो x की जगह a रखने पर लेफ्ट साइड 0 बनेगी। बिल्कुल बनेगी क्योंकि वो रूट है ना। तो इसका मतलब a को मैं p/3 रख दूं यहां पर, तो पुट a इक्वल्स टू p/3 इन इक्वेशन, मतलब x की जगह पे x इक्वल्स टू p/3, x इक्वल्स टू p/3 इन गिवन इक्वेशन। क्यों रख सकते हो? क्योंकि सर x तो रूट होता है और रूट तो a है और a तो p/3 है ना। ओके, so दिस इज p/3 का क्यूब। देखो रख रहा हूं मैं p/3 का क्यूब माइनस p इंटू p/2 का स्क्वायर, p/3 का स्क्वायर, p/3 का स्क्वायर प्लस q इंटू p/3 माइनस r, और ये 0 होना चाहिए। तो हमारा तो रिलेशन आ गया, पी क्यू आर के बीच में रिलेशन निकालना था वो आ गया। अब आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो कि सर ये आ गया पी क्यूब अपॉन 27, ये आ गया माइनस पी क्यूब अपॉन 9, ये आ गया पी क्यू अपॉन 3 माइनस आर इज इक्वल्स टू 0। अब 27 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अच्छा, इन दोनों को तो तुम देख पा, खैर मैं तो मल्टीप्लाई कर देता हूं, अपने आप दिख जाएगा। इट इज पी क्यूब 27, तो माइनस 3p क्यूब प्लस 9p क्यूब माइनस 27 r इज इक्वल्स टू 0। ये आपका 2p क्यूब माइनस के साथ में हो गया, तो 2p क्यूब माइनस 9p प्लस 27r इज इक्वल्स टू 0। ये pq, 9pq, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये हमारी कंडीशन है। वेरी गुड।
हाँ इजी था, बिल्कुल इजी था। आओ जरा ये ट्राई करो। इफ सम ऑफ द रूट्स of the equation ax squared plus bx plus c equals to 0 is equal to the sum of the squares of their reciprocal find the value of bc squared plus ab squared upon ca squared. bc squared plus ab squared upon ca squared. वो पुट क्यों किया पता है? वो पुट क्यों किया? क्योंकि मैं जानता था कि a जो है ये एक रूट है, क्योंकि मैंने इसे अज्यूम किया था a एक रूट है, और a तो जो भी रूट होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो a उसका रूट है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की जगह पे a रखने से लेफ्ट साइड 0 बनेगा। लेकिन सर मेरा तो a p/3 आया है, तो ठीक है, तो x की जगह p/3 रख दो तो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, ये बात थी। कंडीशन का मतलब होता है कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशन, कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशन। हाँ यश बेटा तेरा बिल्कुल सही है। हाँ आलोकदेव ये भी सही है, आप जब समझते हो उसके बाद में ट्राई करते हो, ये भी सही है। ट्राई करो सब बच्चे, ट्राई करो जरा। माइनस से अग्निश्वर वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, सारे साइन चेंज कर दिए ना, आगे के भी तो साइन चेंज किए, तूने ये देखा नहीं कि यहां पर प्लस था ये माइनस हो गया, यहां माइनस था ये प्लस हो गया। इसने दिया क्या हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द रूट्स, मान लो इसके रूट अल्फा एंड बीटा है, तो सम ऑफ द रूट्स इज अल्फा प्लस बीटा। किसके बराबर दिया है? इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनके रेसिप्रोकल के स्क्वायर का सम। मतलब ये जो है ये 1 अल्फा स्क्वायर्ड प्लस 1 बीटा स्क्वायर्ड, ये गिवन है, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। दिस इज गिवन टू यू कि अल्फा प्लस बीटा इज 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। ओके, अच्छा तुमको यह भी मालूम है कि सर क्वाड्रेटिक के अंदर मैं दो चीजें तो हमेशा से जानता आ रहा हूं 10th क्लास से, सम ऑफ द रूट्स जानता आ रहा हूं, तो अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये भी पता है सर c/a होता है, ये तो जानता हूं। ठीक है। ओके, अब यहां पर क्या हो गया सर, ये बन गया अल्फा स्क्वायर्ड प्लस बीटा स्क्वायर्ड अपॉन अल्फा स्क्वायर्ड बीटा स्क्वायर्ड।
मुझे तो सर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है, तो ठीक है, इसको थोड़ा सुधार लेते हैं। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन, नीचे को सर आप अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और यहां पर अल्फा प्लस बीटा है ही। अब सब कुछ मेरा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में आ रहा है, तो मैं वो वैल्यू रख दूंगा। तो इट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए अपॉन सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर्ड। ये हो गया। अब देख लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। माइनस बी बाई ए, तो ए स्क्वायर्ड एलसीएम आया ना, तो ये बन गया बी स्क्वायर्ड माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर्ड अपॉन ए स्क्वायर्ड। सर ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, सही बात है। तो क्या बन गया, माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर, तो माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी। ये हो गया। माइनस 2a स्क्वायर सी को इधर ले आओ, तो 2a स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर को उधर ले जाओ, जैसा बनाना है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर सी से डिवाइड कर दो, तो आपको ये रिलेशन का वैल्यू मिल जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 2। 2 इज द करेक्ट आंसर, और बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट दिया था। हाँ, क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट इन्वॉल्व है, लेकिन अगर आप देखो तो ये वास्तव में क्या पूछा गया है। आप इसको यूं भी सोच सकते हो कि सर ये तो मुझसे ये पूछा गया है कि बी सी स्क्वायर्ड सी ए स्क्वायर्ड एंड ए बी स्क्वायर्ड दे आर इन ए पी, यही तो पूछा गया है। बी सी स्क्वायर्ड सी ए स्क्वायर्ड एंड ए बी स्क्वायर्ड दे आर इन ए पी। हाँ, आंसर इज 2, ऑफ कोर्स आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 7th। गिवन a1 a2 a3 अप टू an आर इन AP, ये दिया हुआ है ना, कि ये AP में है। क्वाड्रेटिक शीट पूरा करो तारुष, पूरा करो उसको। आज थर्ड वाली अपलोड हो जाएगी, कल फोर्थ वाली अपलोड हो जाएगी। अपने सॉल्यूशन मिलाते रहना। ब्लैक बुक के बाद में कोई कुछ भी करने का नीड नहीं रहता है, करो तो सही। आर इन AP, प्रूव दैट 1 upon a1 an plus 1 upon a2 an minus 1 plus 1 upon a3 an minus 2, and this goes on up to 1 upon an a1। और प्रूव क्या करना है, इट इज 2 अपॉन a1 प्लस an मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय a1 प्लस 1 बाय a2 प्लस 1 बाय a3 अप टू 1 बाय an। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। आईटी ने कई बार इसको घुमा फिरा के इधर उधर पूछ ही लिया है।
हाँ, कभी भी कर लेना, क्वाड्रेटिक की शीट करनी तो है ही ना, एग्जाम चल रहे हैं तो बाद में कर लेना, करना तो आपको है। अब इस क्वेश्चन के पीछे का थॉट और लॉजिक समझो। पहले पहले थोड़ी देर ऑब्जर्व किया करो सवाल को, एटलीस्ट 30 सेकेंड 45 सेकेंड्स ऑब्जर्व किया करो कि इसमें दिया क्या हुआ है। सेट्स में अभी नहीं करवाऊंगा, सेट्स हम लोग लास्ट में बताते हैं। क्वाड्रेटिक के बाद सीक्वेंस शुरू हो गया, सीक्वेंस के बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगा। किसी से कांटेक्ट में रहने की जरूरत नहीं है तारुष, अपने आप से कांटेक्ट में रहो, उतना काफी है। अब अगर आपने शीट बना ली है ना, तो आप लोग ब्लैक बुक क्वाड्रेटिक का करना शुरू करो, क्योंकि मैं मंडे से अपने यूट्यूब चैनल पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवालों को सॉल्व करूंगा। तो सिंगल करेक्ट बनाओ और इंटीजर टाइप बनाओ पहले। तो सिंगल करेक्ट एंड इंटीजर टाइप के जो बहुत अच्छे सवाल हैं, जो बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं यहां पर, उन क्वेश्चंस को मैं वहां पर सॉल्व करूंगा। तो वहां पर देखना कि किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं। प्रद्युम्न, क्लास इलस्ट्रेशंस आर सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द चैप्टर, बट प्रैक्टिस के लिए तो आपको मॉड्यूल करने पड़ेंगे, शीट करनी पड़ेंगी, है ना, वो तो सब करना ही पड़ेगा। क्लास इलस्ट्रेशंस आर एनफ, एनफ फॉर व्हाट, एनफ टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। हाँ, ये बिल्कुल सही किया आपने स्वास्तिक, आपने बिल्कुल एकदम मुझे कंसेप्ट बता दिया कि ये सवाल किस कंसेप्ट पर है। हाँ अंशुमान, आपने भी बिल्कुल सही पकड़ा इसको, बिल्कुल सही। बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को पकड़ लिया कि ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट पर बना हुआ है। आप अब ऑब्जर्व करोगे, आप देख रहे हो, अब सुनना, अब सुनना जैसे हम लोग कैसे थॉट हमारे पास में आते हैं। देखो क्या है कि ये नीचे A1 और AN लिखा हुआ है, ये A2n-1 लिखा हुआ है, ये A3an-2 लिखा हुआ है, ये फिर वापस AN A1 लिखा हुआ है। तुमको जो सीरीज दे रखी है, ये A1 A2 A3 AN-2 AN-1 AN, ये सीरीज दे रखी है ना। अब देखो जरा, तुमको मालूम है ना कि सर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म A1 प्लस AN, इनका जो सम होता है फर्स्ट एंड लास्ट का, ये A2 एंड AN-1 के सम के बराबर होता है, A2 प्लस AN-1 के सम के बराबर होता है। ये तुम जानते हो, और तुम ये भी जानते हो कि सर ये इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू A3 प्लस A ऑफ n-2। ये जोड़े बनते रहते हैं, है ना, पेयरिंग चलती रहती है और इनका सम बराबर आता है, ठीक है ना, इनका सम बराबर आता है। ये थॉट इसके अंदर लगाया है कि सर ये सम A1 प्लस AN, A2 प्लस AN-1, A3 प्लस AN-2, ये सब बराबर है सर, सब बराबर है, ठीक है। तुम समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये सब बराबर है सर, सब सब बराबर है। अच्छा, अगर मैं कह दूं ये K है, थोड़ी देर के लिए मान लूं कि सर ये K है, तो तुमको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट से माइंड खुलता, नहीं तो मैं क्यों करवाता। प्रूव दैट से तो दिमाग में चीजें आती हैं कि ये कैसे होता है। अब जेई वाले कैसे पूछ लेते हैं इसको, ये 2 गायब कर देते और यहां पर लिख देते लैम्डा। बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या है। अब देखो, मैंने ये मान लिया K है, तो अगर मैं LHS से शुरू करूं, मैंने कहा चलो LHS पे चलते हैं, LHS पे, ठीक है। अब मैंने कहा कि देखो, अगर मैं यहां पर ऐसा लिख दूं, क्योंकि मुझे यहां नजर आ रहा है कि सर आपने A1 प्लस AN लिखा हुआ है, तो K यहां पर राइट साइड में डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो आप बना दीजिए इसको, ऐसा लिख दीजिए 1/K
k अपॉन a1 an प्लस k अपॉन a2 an माइनस वन प्लस k अपॉन a3 an माइनस टू एंड सो ऑन. लास्ट में सर इट इज k अपॉन an a1. ऐसा करने में तो कोई दिक्कत नहीं है. क्यों किया k से? सर यहां पर आपके पास k आ रहा है ना, इसलिए किया. a1 प्लस an दिया हुआ है ना, और a1 प्लस an को आपने k माना है, इसलिए आपने ऐसा किया. ओके, सो इट इज 1 बाई k. अब देखो जरा, अब k की तो a1 प्लस an भी है, a2 प्लस an माइनस वन है, तो k की क्या वैल्यू रखूं? सर जो नीचे है ना a1 an, इसको देख के रखिए आप. तो यहां पर न्यूमरेटर में k को लिखिए a1 प्लस an अपॉन a1 an. अब इसमें डिनोमिनेटर के अंदर आपका a2 और an माइनस वन है ना, इसलिए आप k को a2 प्लस an माइनस वन रखिए. तो a2 प्लस an माइनस वन रखा यहां पर. अब आगे गया, डिनोमिनेटर में a3 an माइनस टू है, इसलिए न्यूमरेटर के अंदर मैंने a3 प्लस an माइनस टू रखा. ऐसे रखा मैंने k की वैल्यू. ठीक है, और लास्ट में जाके मैंने इसको an a1 देखा, तो यहां पर k की वैल्यू an प्लस a1 रख दी. ऐसे मैंने k की डिफरेंट वैल्यू रखी ऊपर हिसाब से. अब तो मुझे लगता है बन गया, अब तो दिख गया होगा बनते हुए. सर ये जो k है ना, ये आप, क्योंकि आपको a1 प्लस an चाहिए, तो इस k की जगह पे आप a1 प्लस an लिख दो. चलो लिख दिया. अब इसको अलग अलग कर दो सर, इसको अलग अलग करो. an के नीचे पहले रीड करो a1 an के नीचे रीड करो a1 an. तो an कट गया, पहला मिल गया सर 1 बाई a1, है ना, पहला मिला 1 बाई a1. फिर a1 के नीचे ये आएगा, तो a1 कट के 1 बाई an मिलेगा, 1 बाई an मिलेगा. ठीक है ना, इसको स्प्लिट करने से ये दो टर्म मिल गई. और अब इसको देखूं तो a2 के नीचे, इसके नीचे, तो इट इज सर 1 बाई a2 प्लस 1 बाई an माइनस वन. सर वही तो तरीका है दोबारा भी. तो इसके नीचे जाओगे तो सर, इसके नीचे जाएंगे तो 1 बाई a3 प्लस 1 बाई an माइनस टू, ऐसे मिलेगा सर. ओके, तो लास्ट में तुमको क्या मिलेगा सर? इसके नीचे जाएंगे तो ये an था, इसके नीचे जाएंगे तो सर मुझे मिलेगा 1 बाई an प्लस 1 बाई a1, ऐसा मिलेगा सर, है ना. अब तुम देख रहे हो कि सर 1 बाई a1 यहां भी मिला, सर 1 बाई a1 वहां भी मिला, तो 2 हो गए ना. 1 बाई an यहां भी मिला, 1 बाई an वहां भी मिला, तो 2 हो गए ना. अरे सब चीजें 2 मिलेंगी आपको, है ना. तो इट विल बी 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 अपॉन a1 प्लस an. अब सिंगल सिंगल रख दो अंदर, तो सिंगल सिंगल बची, तो 1 बाई a1 प्लस 1 बाई a2 प्लस 1 बाई a3 अप टू 1 बाई an. ये आपका RHS है. तो हमने बड़ा अच्छा सवाल प्रूव कर दिया, बिल्कुल सिंपल तरीके से. ठीक है, चलो एक सवाल और देखते हैं. सारे सवाल सिंपल ही हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. इसमें कुछ खास बात नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है. जब आएगा ना एग्जाम के अंदर, हवा भी नहीं लगेगी कि कौन सा कंसेप्ट लगाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. प्रूव दैट √2, √3 and √5 can never be the terms of an AP. Can never be the terms of an AP.
हाँ दक्ष बिल्कुल सही है। 1/k में लेकर आया बेटा, मैं उसको आरएचएस में दिख रहा था 1/k। बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो। ऑफ कोर्स वो इतना इतना आसान भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, बट इतना मुश्किल भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। बीच का सवाल था। हाँ अच्छा क्वेश्चन था। हाँ अंशुमान बिल्कुल सही कह रहा है कि लेफ्ट साइड के अंदर के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है मैंने। ये कह रहे हैं कि कोई भी तुम एपी उठा लो, है ना, तुमको कभी भी ये तीन टर्म उस एपी के अंदर नजर नहीं आएंगी। ऐसी एपी बन ही नहीं सकती। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि ये कंजेक्टिव है, कंजेक्टिव नहीं है ना, कंजेक्टिव नहीं है। दे आर नॉट कंजेक्टिव, मतलब मैं नॉट नेसेसरली कंजेक्टिव, नॉट नेसेसरली कंजेक्टिव। अरे कंजेक्टिव में तो तुम चेक कर ही लोगे, कोई खास बात थोड़ी है। कंजेक्टिव में तो तुम कहोगे √3 माइनस √2 इज नॉट इक्वल्स टू √5 माइनस √3। ये तो इतना सिंपल नहीं है। मैं नॉट नेसेसरली कंजेक्टिव की बात कर रहा हूं कि भाई तुम्हारे पास में कोई एपी लिखी हुई है ना, एपी लिखी हुई है ऐसे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 ऐसे लिखी हुई है। तो ये √2, ये √2, ये √3 और कहीं जाके √5, ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, कि कोई मान लो कोई जो है √2 जो है pth टर्म है किसी की, मान लो कॉन्ट्रडिक्शन से दिखाओ। हाँ कॉन्ट्रडिक्शन से ही होगा, नहीं तो और कोई मेथड से हो ही नहीं सकता ना, कॉन्ट्रडिक्शन से होगा कि हम मान लेते हैं कि ये किसी एपी की pth qth एंड rth टर्म है, मान लेते हैं, मान लेते हैं। लेट √2 √3 and √5 are pth qth and rth terms of an AP। मैंने मान लिया, ये मैंने मान लिया, और मैं दिखा दूंगा कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है ना, मैंने पहले तो मान लिया। अच्छा, अब मान लो कि भाई उसका फर्स्ट टर्म ए है, उस एपी का उसका फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस डी है, यह भी मैंने मान लिया। तो हमारे हिसाब से ए प्लस p-1 इंटू डी ये pth टर्म हुई, और ये हमने √2 के बराबर मानी है। और हमारे हिसाब से a प्लस q-1 इंटू डी ये qth टर्म हुई, और ये √3 माना है। एंड a प्लस r-1 इंटू डी को rth टर्म को मैंने √5 माना है, ये मैंने माना है ना। ओके, अब मैं ये जो तीन रिलेशन दिए हुए हैं ना, इन तीन रिलेशन में कोई ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढूंगा इनकी हेल्प से, इनकी हेल्प से आई विल फाइंड सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, है ना। तो मैंने क्या किया, इनको 1 2 3 नाम दे देते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो सबसे पहले तो मैंने 2 में से 1 को सबट्रैक्ट किया, 2 में से
1 को सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट किया तो Q माइनस पी इंटू डी, ए तो चला गया ना, ए तो कैंसिल हो गया, Q माइनस पी इंटू डी इज इक्वल्स टू √3 माइनस √2, ये मिल गया। ठीक है, अब मैंने 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए को गायब कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, ए को गायब कर रहा हूं। तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो इट इज R माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल्स टू √5 माइनस √3, ये मिल गया। ठीक है, अब इसको मैंने कहा नंबर 4, इसको मैंने कहा नंबर 5, तो 2 रिलेशन और तैयार कर लिए, 4 और 5। ओके, अब मैंने कहा कि 4, अब डी को भी गायब कर दो, डी को गायब कर दो, तो 4 डिवाइडेड बाय 5 इंप्लाइज, तो डी गायब हो गया ना, तो क्या बचा, Q माइनस पी अपॉन R माइनस क्यू इज इक्वल्स टू √3 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √3, ये मिला है ना। अब तुम कहोगे कि सर देखो ये तो टर्म पूरी की पूरी RHS में जो लिखी हुई है ये तो इर्रेशनल है, दिस इज इर्रेशनल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और PQR वो तो नेचुरल नंबर है ना, PQR आर नेचुरल नंबर, PQ एंड R दे आर नेचुरल नंबर। क्यों नेचुरल नंबर क्यों है, क्योंकि सर आपने Pth Qth Rth टर्म मानी है ना, 5वीं 7वीं 20वीं 50वीं ये टर्म मानी है, तो नेचुरल नंबर होगा। तो ये नेचुरल नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर होगा, 2 नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर या इंटीजर समझ लो, तो ये इंटीजर अपॉन इंटीजर लिखा हुआ है, तो इट इज रैशनल। तो सर रैशनल कब से इर्रेशनल के बराबर होने लग गया, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई ना। तो सर आपने कॉन्ट्रडिक्शन शो कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी अजम्पशन जो हमने मानकर किया था सवाल वो गलत है, कि आपने ये जो माना है ना, ये जो चीज मानी है ये ही गलत है, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं हो सकता, ये एपी के अंदर हो ही नहीं सकती। तो देयरफॉर √2 √3 एंड √5 can never be the terms of an AP, ये टर्म्स हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो बच्चों तुमने एक्सरसाइज 3 तुमने कर ली होगी होमवर्क के अंदर, है ना। एक्सरसाइज 3 तो आज अपलोड हो जाएगी, आप एक्सरसाइज 4 और 5 कर लो, एक्सरसाइज 4 और 5 क्वाड्रेटिक की, है ना। एक्सरसाइज 3 आज अपलोड हो जाएगी, ठीक है। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। लव यू ऑल, थैंक यू। कितने बजे तक क्लास है, 1 मिनट। इसमें अपनी क्लास का टाइमिंग अभी बाकी है ना, अभी तो बाकी है यार, 10-15 मिनट बाकी है, 2-3 सवाल और करवा दूं। अभी तो अपना टाइम 6 बजे का है, कब का है, 6:15 बजे का है ना। हाँ 15 मिनट बाकी है, तभी तो मैं कह रहा हूं 2 सवाल बचे हुए हैं अपने यार। आज कैसे टाइम पहले कैसे कंप्लीट हो गया, कम से कम एक क्वेश्चन तो करवाई दूं। हाँ हाँ हाँ,
वो मुझे कंफ्यूजन हो गया कि 6 बजे छूटती है, फिर ध्यान में आया कि 6 बजे नहीं, 6:15 छूटती है। हाँ, टाइम बाकी है, 15 मिनट बाकी है भाई। चलो इस 15 मिनट का यूज करते हैं जेई के सवालों में। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स of the series 3 plus 4 plus 8 plus 9 plus 13 plus 14 plus 18 plus 19। हाँ बच्चों, मुझे मुझे 6 बजे का ध्यान रह गया। आई वॉज एट फॉल्ट। 6:15 क्लास खत्म होती है। एक्चुअली 6 बजे यहां 4:30 से 6 का टाइम यहां वाइब्रेंट का है, वो मुझे ध्यान रह गया। नहीं, आपका टाइम सही है। अभी एपी पे होमवर्क देंगे, अभी नहीं। ओम जी, सोचना पड़ता है सवाल के अंदर कि सर 40 टर्म्स का सम पूछा है, सर ये तो मुझे एपी लग ही नहीं रही। ये समझ गया कि सर थोड़ा गौर करो जरा, ये देखो सर, ये देखो सर, अभी नजर आएगा, अभी नजर आएगा सर। सर ये 3 + 4 7 हो गया, 8 + 9 17 हो गया, 13 + 14 27 हो गया, 18 + 19 37 हो गया। ओहो, इसका बनाना है। अब समझ गए ना कि सर अब आपका सवाल इस सीरीज के 20 टर्म्स का सम हो गया। सम ऑफ 20 टर्म्स। समझ गए होंगे कि 20 क्यों हुआ, क्योंकि आपने पेयरिंग कर दी। तो 20 टर्म का सम क्या हो गया, मैं S20 से बोल रहा हूं। इस सीरीज का S20 इज 20/2 n/2 2a, that is 14 plus 19 into d is 10, है ना। तो इट इज 10 और 14 plus 190, तो इट इज 10 190 and 14 204। So my answer is 2040 2040। सही लिख रहा हूं क्या? देख लो, सही आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो अपन दोबारा करेंगे। हाँ, 2040 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, interior angles of a polygon with n sides are in AP with common difference 6 degree. Common difference 6 degree. If the largest interior angle
of the polygon is 219 degree. Find n. n को फाइंड करना है. बहुत बढ़िया. अगर तुमने पिछले वाले सवाल को पहचान कर क्रैक कर दिया है तो इसका मतलब बहुत बढ़िया है, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है. दो एपी करोगे वही तो आंसर आएगा, कहीं दूसरा थोड़ी आ जाएगा. दो एपी करने से भी बन जाएगा भाई. हाँ हाँ, दो एपी से भी आंसर थोड़ी वेरी कर जाता है यार. आंसर आंसर तो वही आएगा. हाँ अनिका, लास्ट वाले क्वेश्चन में दो एपी भी ले सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो. अरे बाबा, 142 साइड बना दी तूने पॉलीगन की है. बहुत बड़ा पॉलीगन बनाया यार तूने. 219 डिग्री लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल है, nth टर्म है ना. तो तुमने कहा कि इट इज ए प्लस n-1 इंटू डी 6 डिग्री का है, इज इक्वल्स टू 219. ये दिया हुआ है. ए प्लस n-1 इंटू डी. ए नहीं पता, इसने सबसे छोटा एंगल नहीं बताया, लार्जेस्ट एंगल बताया है. लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल. तो a प्लस n-1 इंटू डी इज 219 है ना, यही बताया है. तो a कितना हो गया, 219 में 6 ऐड हो गया तो 225 माइनस 6n. तो सर a और n में एक रिलेशन तो ये आ गया. ओके, अब एक रिलेशन और निकालते हैं. तुम्हें मालूम होगा इंटीरियर एंगल के सम का फॉर्मूला, इट इज n-2 इंटू 180. कि एक n साइडेड पॉलीगन हो तो उसके इंटीरियर एंगल का सम n-2 इंटू 180 होता है. ये सम का फॉर्मूला है. और हमारे को तो AP दे रखी है, तो हमारा सम का फॉर्मूला क्या होगा सर, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. या a प्लस वो भी कर सकते थे सर, आप इसको थोड़ा छोटा कर दो क्योंकि 219 दिया हुआ है ना, तो आप इसको a प्लस 219 कर दो. फर्स्ट टर्म a एंड लास्ट टर्म 219 इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180. ये कर दो सर, ठीक है ना. हाँ, अब तुम कहोगे सर a की वैल्यू रख दो यहां पर, क्योंकि आपको n जो चाहिए ना, तो आप इन दोनों रिलेशन से, लेट्स से दिस इज सेकेंड रिलेशन, तो आप 1 और 2 में से a को एलिमिनेट करो. तो a की वैल्यू यहां रख दो. तो दिस इज n/2. a की वैल्यू रखी 225. अरे 400 कुछ बन गया, ये तो कोई बात नहीं, जितना भी बने. 225 माइनस 6n प्लस 219 इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180. ये हो गया. अब ये n में क्वाड्रेटिक है बच्चों. ये कितना बना,
444 minus 6n is equals to n minus 2 into 180. अब बस इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है. जो आंसर लिख रहे हैं ना, मान के चलना उन्होंने ये पहले सवाल किया हुआ है. इतनी बड़ी कैलकुलेशन, ऐसे तुम आइंस्टीन नहीं हो जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन 10 सेकंड के अंदर कर दो, है ना. अब ये हो गया n 222 minus 3n is equals to n minus 2 into 180. अब कर लो भाई. 222n minus 3n squared is equals to 180n minus 360, है ना. हाँ, किया हुआ होगा तभी तो इतनी जल्दी आंसर आया था. मैं उधर ले जा रहा हूं सब टर्म को. 3n स्क्वायर और 180 20 22 42 माइनस 42n माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0. ऐसा कुछ बन रहा है. 3 से डिवाइड करो जरा, तो n स्क्वायर माइनस 14n minus 120 equals to 0. ट्वेंटी इन 6 है ना, तो n माइनस 20 n प्लस 6. देखना जरा फैक्टर सही बनाए ना मैंने. Therefore n is equals to 20. ऑफ कोर्स -6 आप हटा दो. -6 हटा देना यार. पॉलीगन में -6 साइड कहते हुए अपन अच्छे नहीं लगेंगे ना, कि एक पॉलीगन है जिसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स -6 है, तो अच्छा नहीं लगेगा किसी को. ठीक है ना. तो ये हो गया. तो अपना एपी पूरा हो गया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा हो गया है. नेक्स्ट क्लास से हम, हाँ यही आंसर है. नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट व्हाट, वी विल स्टार्ट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर. अगेन लव यू ऑल, थैंक यू.